अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स का वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हमारा 5th या 6th लेक्चर है। इससे पहले हम 4-5 लेक्चर अपने कर चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने हमारे वेक्टर्स की जितनी भी बेसिक्स थी उनको पूरी तफसील से डिस्कस किया था। कैसे कैसे सवालात हमारे पास पेपर में आ सकते हैं उनसे वो हमने देखा था। वेक्टर्स क्या होते हैं वो पढ़ा था। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल, सारे तरह के मतलब कोलिनियर, कोप्लेनर, हर तरह के वेक्टर्स हमने देख लिए थे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हमने कर लिए थे। अब हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास वेक्टर्स को डील करने के लिए जो मैथ्स होती है जिसे हम वेक्टर अलजबरा कहते हैं वो स्केलर अलजबरा से अलग होती है। आसान भाषा में वेक्टर्स स्केलर की तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं होते। मतलब जैसे स्केलर्स होते हैं ना, आपने 2 में 2 को ऐड किया आंसर 4 आ गया, 3 में 4 को ऐड किया आंसर 7 आ गया। वेक्टर्स का ऐसा हिसाब किताब नहीं होता। भाई मिसाल के तौर पे देखो, सिंपल सी एग्जांपल से बात को शुरू करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है 3, एक नंबर है 4। अगर आपको बोला जाए 3 और 4 को ऐड करो तो आप ऐड करो या कोई भी और ऐड करे, इसका आंसर क्या आएगा? 7। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हुए इसको ऐड करो, चाहे दुनिया के किसी और मुल्क में जाके इसको ऐड करो, सब जगह पे इसका आंसर क्या आ रहा होगा? 7 आ रहा होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए एक वेक्टर है 3 न्यूटन का और एक वेक्टर है 4 न्यूटन का। एक वेक्टर कितना है? 3 न्यूटन और एक वेक्टर कितना है? 4 न्यूटन। और आपको कहा जाए कि इनको ऐड करके इनका रिजल्टेंट बताइए। क्या बताइए? इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्ट बताइए। ऐड मतलब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो और इनका रिजल्टेंट बताओ। तो आप पता है क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर इनका रिजल्टेंट जो है ना, मतलब ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप बोलोगे सर इनका रिजल्टेंट जो है वो 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक कहीं भी आ सकता है। क्या मतलब? मतलब इन दो वेक्टर्स का 3 न्यूटन और 4 न्यूटन जो कि फोर्स के वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट 1 भी हो सकता है, इनका रिजल्टेंट 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.2, 3.1। यानी कि 1 से लेके 7 न्यूटन तक जो जो नंबर दरमियान में आ सकते हैं इसके वो सारे रिजल्ट पॉसिबल हैं। क्यों, कैसे, क्या, ये सब तो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल बताने का मकसद ये है कि आपको इतनी बात समझ में आ जाए कि स्केलर एडिशन यानी कि जैसे आप सिंपल 2 नंबर्स को ऐड करते हो और वेक्टर एडिशन, ये 2 अलग अलग फिनोमेनास हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक्स पढ़ने के बाद जो मेन चीज़ हमने पढ़नी है ना वो है ही 2 चीज़ें। एक, आप वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, दूसरा आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वेक्टर वेक्टर में जमा किस तरह से होगा, एडिशन के साथ ही सब्ट्रैक्शन कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़, वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे होते हैंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ने लगे। अब ये कैसे होता है इसको सीखना है तो शुरू करते हैं। ठीक है भैया, अपने पास हेडिंग लगा लो वेक्टर एडिशन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सब समझ में आएगा। कोशिश करो जो पूरे वीडियो है इसको एक शॉट में देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हुए जाओ। दरमियान में जितने अच्छे अच्छे पास पेपर के मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं वो सारे कराता जाऊंगा। ठीक है, मैंने जमा किए हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे होते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो मेरा बेटा, हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ना कुछ बातें स्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर मैं वो चीज़ थोड़ी सी रिवाइज कर लूँ तो वहीं से हम आगे चलेंगे। हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है या जो वेक्टर होता है, इसके बाद 2 चीज़ें होती हैं काम की। एक वेक्टर के पास होता है जनाबे वाला उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर के पास होता है जनाबे वाला उसका डायरेक्शन। ये 2 चीज़ें वेक्टर के काम की होती हैं। ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मान लीजिए ऐसे एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है। अब इस लाइन सेगमेंट की जो आपने लकीर बनाई है, एरो वाली लाइन बनाई है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसे आप कह रहे हो, इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। तो इसकी जो भी लेंथ है ना, ये लेंथ बेसिकली इसकी क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जबकि आपके पास ये जो इसका एरो हेड है, ये जो एरो है, एरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इसका डायरेक्शन।
जाहिर है ये एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है, इधर है, ऊपर है, आगे है, किस जगह पे है, ये क्या बता रहा होता है, वेक्टर का डायरेक्शन। यानी कि हम क्या बात पढ़ चुके हैं, ग्राफिकली जब आपने पेपर पे बनाना होता है तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसमें लेंथ ऑफ द लाइन विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड व्हाइल एरो हेड विल गिव द डायरेक्शन। पढ़ चुके हैं हम ये बात कि जो लाइन की लंबाई है वो क्या बता रही होगी, मैग्नीट्यूड, और आपके पास जो एरो हेड है वो क्या बता रहा होगा, डायरेक्शन। इतनी बात हमें समझ में आती है। अच्छा, अब देखो यहां तक कि हमें सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई ना, ठीक है, ये बेसिक बात हमने पढ़ी हुई थी ऑलरेडी। अच्छा, अब वेक्टर्स को ऐड करने के मेरा बेटा हमारे पास ना दो मेजर तरीके हैं। वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास दो मेजर तरीके हैं। कौन कौन से समझते हैं ज़रा। वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास जो दो मेजर तरीके कार हैं, इनमें से एक है ग्राफिकल मेथड जो हमने आज की क्लास में पढ़ने हैं इंशाल्लाह, और एक हमारे पास होते हैं एनालिटिकल मेथड जो अलग से पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है ग्राफिकल मेथड, या इन्हीं को हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी कहते हैं। ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड या इन्हीं को हम फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो एक मेथड क्या है जिसके अंदर आप अपना ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, आपके पास बचपन में ना एक ज्योमेट्री बॉक्स आया करता था जिसमें वो कंपास होता था, वो डी प्रोटेक्टर होता था, स्केल होता था, पेंसिल था, रबड़ था, शार्पनर था, याद है। जब आपने क्लास 10 के अंदर हेड टू टेल रूल पढ़ा होगा, इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी ना, वेक्टर बनाओ, हेड पे ये लगाओ, दूसरे हेड पे ये लगाओ, फिर ऐड करो, रिजल्टेंट निकालो। वो जो सारे के सारे मेथड होते हैं ना जिसमें आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो या पेपर पे फिजिकली वेक्टर्स को ड्रॉ करके रिजल्टेंट मालूम कर रहे होते हो, ऐसे तमाम मेथड्स हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होता है, पेपर है और उसमें आप फिजिकली चीजों को ड्रॉ कर रहे होते हो। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब अभी पढ़ाऊंगा, फिलहाल सिर्फ इन दोनों का फर्क बता रहा हूं। मतलब आपने ऐसे एक वेक्टर बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, फिर मान लो ये आपका रिजल्टेंट आ गया, आप इसकी लंबाई मेजर कर रहे हो, क्या लंबाई आ रही है, और आंसर निकाल रहे हो। ऐसे तमाम जो मेथड्स होते हैं वो आपके पास क्या कहला रहे होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स कहला रहे होते हैं या ज्योमेट्रिकल मेथड्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, एनालिटिकल मेथड या फॉर्मूले मेथड वाले क्या होते हैं, इसके अंदर आपके पास ना फॉर्मूले आपको गिवन होते हैं या फॉर्मूले आपको पता होते हैं, और आप अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हो, फॉर्मूले की मदद से आंसर निकाल रहे होते हो। ठीक है भाई, मिसाल देते हैं आपको। भाई मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसे एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, ये मान लो 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है, यहाँ थीटा, यहाँ 90 डिग्री है। अब हमें पता है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, ये बेस हो जाएगा। सही है, सिंपल हो गया। अब मिसाल के तौर पे हमें जो है ना ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें हाइपोटेन्यूस पता है, हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस भी पता है। सही हो गया। अब मैं तुम्हें ना फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों में फर्क क्या है, एक बिल्कुल माजी की पुरानी एग्जांपल को यूज करते हुए डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम ओ है, इस पॉइंट का नाम एक्स है। एक ट्राइंगल ए ओ एक्स आपको गिवन है जिसमें हाइपोटेन्यूस कितनी लेंथ की आपको पता है, लिखी हुई है, परपेंडिकुलर कितना है आपको पता है, गिवन है, बेस कितना है आपको गिवन है, ये भी पता है। आपको थीटा मालूम करना है। अब थीटा को मालूम करने के आपके पास दो तरीका कार है। क्या, एक आप डी, जो आपका डी होता है ना, डी इस तरह का डी देखा होगा जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जीरो से आप पढ़ना शुरू करते हो, इधर 0 डिग्री होता है, फिर पढ़ते पढ़ते यहाँ आते हो इधर 180 डिग्री होता है। आप डी को लाके यहाँ रखो और देख लो कि ये लाइन आपके पास कितने एंगल पे कट कर रही है, आपको थीटा पता चल जाएगा। बाबा डी देखा है ना कभी ऐसे उसके ऊपर एंगल मार्क हुए हुए होते हैं। अल्टीमेटली जब आप यहाँ पे लाके डी को रखोगे, इसके साथ इसका प्लस होता है, प्लस को इसके साथ मिलाओगे तो अल्टीमेटली ये लाइन कितने एंगल पे कट कर रही है आपको पता चल जाएगा और आपको एंगल मिल जाएगा। एक तरीका ये है, ये आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट की मदद से मालूम कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, आपने बचपन में कभी वो रट्टे लगाए होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा के, याद है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, टोटली पेंटेड ब्लैक, या टर्न पर्पल ब्लू, ऐसा कुछ मंजन याद किया होगा।
तो अगर आप देखोगे ना वो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बिल्कुल गिवन है, यहां आपने वैल्यू पुट कर दी। हाइपोटेन्यूज गिवन है, बिल्कुल गिवन है, यहां आपने वैल्यू पुट कर दी। आपने डिवाइड किया, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं आंसर ही कह देता हूं, जो भी आंसर आएगा। आप साइन को वहां ले गए, आपने कैलकुलेटर यूज किया और साइन इनवर्स निकाल लिया अपने आंसर का। भाई आपने इनको डिवाइड किया, कोई ना कोई आंसर आया, उस आंसर का आपने साइन इनवर्स कर लिया अपने कैलकुलेटर को यूज करके। आपके कैलकुलेटर में जहां साइन लिखा होता है ना, शिफ्ट दबा के वो साइन दबाओगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। यहां से भी थीटा निकल आया। अब और से देखो, आपने दोनों तरीके से क्या मालूम कर लिया, आपने दोनों तरीके से थीटा मालूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको ये, बल्कि आप कर भी चुके हो गए ये सारा काम, आपने थीटा निकाल लिया। अब फर्क क्या है, फर्क सिर्फ अप्रोच का है। यहां आपने सर क्या हम कॉस से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, मैंने मिसाल ली है साइन की, टेंजेंट से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां आपने फॉर्मूले की मदद से थीटा निकाला, यहां आपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से थीटा निकाला। क्लियर हो रही है बात की? यही फर्क है इन दोनों अप्रोचेस के अंदर। अगर आप वेक्टर्स को ऐड करते हो यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो वो ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाता है। अगर आप इसको ऐड करते हो यूजिंग फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले भी हम ड्राइव भी करेंगे, पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में नहीं होगा, आगे आएंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, बट वो क्या कहला रहे होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। ज्यादा अच्छी कौन सी अप्रोच होती है? ऑब्वियस है भाई, मिसाल के तौर पे आपने कैलकुलेटर की मदद से थीटा निकाला, कैलकुलेटर की मदद से आपने थीटा निकाला तो वो आंसर आया 63.29 डिग्री, मिसाल दे रहा हूं। जब आपने इससे डी से पढ़ा था तो डी में ये इतने छोटे छोटे मार्क बने हुए होते हैं कि आप 63.2 डिग्री पढ़ ही नहीं सकते, आपने पढ़ा 63 डिग्री। पॉइंट समझ आ रहा है? आपने डी तो कभी यूज किया होगा ना, नहीं तो छोटे भाई को बुलाना, उसको एक थप्पड़ मार के उसका डी प्रोटेक्टर देख लेना, इतनी छोटी छोटी मार्किंग हुई हुई होती है कि आप उसको 63 और 64 के दरमियान में चीज को पढ़ ही नहीं सकते। तो आप क्या पढ़ोगे, 63 पढ़ोगे या 64 पढ़ रहे होगे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ सकते? इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वहां पे जो लिमिटेशन क्रिएट कर रहा होता है। जो मैंने पीछे पूरा चैप्टर पढ़ाया ना मेजरमेंट्स वाला, उसमें बड़ी तसल्ली से बताया था, मैंने इतनी तसल्ली से बताया था कि मतलब सोच है आपकी, तो उसको देख लेना अगर वो नहीं पता तो। आप 63 डिग्री पढ़ रहे हो वहां पे। अब आप बताओ आपने एक्यूरेट वैल्यू कहां पढ़ी है? क्या यहां एक्यूरेट वैल्यू पढ़ी है, यहां एक्यूरेट वैल्यू पढ़ी? ऑब्वियसली यहां ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू पढ़ी, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप बता पा रहे हो। तो ग्राफिकल मेथड जो होते हैं इनमें एक्यूरेसी कम होती है, जबकि जो फॉर्मूले वाले मेथड होते हैं इनमें एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है। और भी रीजन होते हैं, ग्राफिकल मेथड के अंदर चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। क्यों भाई? भाई चांसेस ऑफ एरर का मतलब क्या है कि आपके पास ना इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की तादाद बढ़ जाएगी। हो सकता है आपका डी खराब हो सकता है आपका स्केल खराब हो सकता है आपकी पेंसिल सही से शार्प ना हुई भी हो। यहां पे तो आपका इंस्ट्रूमेंट बस एक कैलकुलेटर ही है ना, और तो कोई चीज नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के चांसेस यहां कम होते हैं, यहां ज्यादा होते हैं। आप खुद सोचो ना, जब बचपन में कभी आपको मिस ने कहा होगा कि बेटा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आना, आज हम ज्योमेट्रिक की चीजें पढ़ेंगे या सर्कल बनाएंगे या ट्राइंगल बनाना सीखेंगे, कुछ भी XYZ, आप क्या करते थे? ज्योमेट्री बॉक्स तो दूर की बात है, आपने स्केल मारा बराबर वाले से, पेंसिल जो आपको गिवन थी जो प्रकार में डालने के लिए वही आप प्रकार से निकालते थे, उसको खींचते थे, फिर वही प्रकार में घुसाते थे, यूज करते थे। याद आ रहा है? कई एक तो मैं ऐसे बच्चे भी जानता हूं जो स्केल खरीदने की तौफीक ही नहीं मतलब रखते थे अपने पास। मतलब ये नहीं कि पैसे वैसे नहीं थे, पैसे वैसे सब थे, बहुत थे, मतलब माशाल्लाह खाते पीते घरानों से थे, लेकिन बस स्केल नहीं खरीदेंगे। क्यों? वही बाप दादा की रिवायत चली आ रही है, वो एक कॉपी उठाई, उस कॉपी की उल्टी साइड से लकीरें मारने बैठे हुए। तो जब आप ऐसी हरकतें करते हो तो अल्टीमेटली यहां पे एरर के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और यहां पे एरर के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो बहरहाल फिलहाल हमने ये बात समझ ली कि हमारे पास वेक्टर एडिशन के 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच या ज्योमेट्रिकल अप्रोच, जिसमें आप वो यूज कर रहे होते हो, अपना इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे होते हो, और दूसरी हमारे पास होती है जनाबे वाला फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, जिसको हम एनालिटिकल मेथड्स कह रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने तमाम ज्योमेट्रिकल मेथड्स को कवर करना है कि ज्योमेट्रिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं और उनमें आप किस किस तरह से चीजों को ऐड कर सकते हो। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? तो और दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन की तरह नहीं होती। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, स्केलर में अगर आप 3 और 4 नंबर को जमा करोगे ना, सारी जिंदगी में जब भी आंसर 7 आएगा।
वेक्टर एडिशन थीटा पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वेक्टर के पास स्केलर के मुकाबले में एक एडिशनल चीज होती है, दैट इज डायरेक्शन, थीटा, एंगल। तो वेक्टर एडिशन थीटा डिपेंडेंट होती है, स्केलर एडिशन कोई थीटा डिपेंडेंट नहीं होती। तो वेक्टर्स स्केलर से हटकर होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा अलग चीज है, वेक्टर्स को ऐड करने के अलग रूल्स हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैट्रिसेस हैं, आप हर दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिसेस को ऐड होने के लिए उनका ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है ना ऐसा 1 2 3 4, आपने इसको ऐड करना है तो दूसरे का भी देखो, ये वाला जो है ना इसमें क्या है, 2 कॉलम है और 2 रोज है। जिस मैट्रिक्स में इसको ऐड कर रहे हो इसमें भी 2 कॉलम और 2 रोज होनी चाहिए, तब ऐड होगा ये। क्योंकि भाई ये 1:2 में ऐड होगा, ये 2:3 में ऐड होगा, ये 3:4 में ऐड होगा और ये 4:1 में ऐड होगा। तो अगर ये मिसाल के तौर पे इसमें आप एक कॉलम बढ़ा दो तो कभी जिंदगी में ये ऐड नहीं हो सकते। जैसे मैट्रिसेस को ऐड करने के अपने रूल्स हैं, अपने ज़ाब्ते हैं, वैसे ही वेक्टर्स को ऐड करने के अलग तरीक़ाकार हैं। आप में से जो लोग आगे इंजीनियरिंग रखेंगे वो इंशाल्लाह वेक्टर अलजेब्रा बहुत तफसील से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं हमारी बेसिक सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे चलते हैं अब हम जरा, चलो आगे देखो। अच्छा बेटे, अब हमारे पास ना 2 से 3 टर्म्स हैं, 1 से 2 टर्म है वो और समझने वाली हैं। हम बार बार जो है ना तस्करा करेंगे रिजल्टेंट का और कंपोनेंट्स का। जरा इनको भी जो है ना वो अपने पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो कि रिजल्टेंट क्या होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मतलब कंपोनेंट वेक्टर्स किसे कहते हैं और रिजल्टेंट क्या होता है, समझना जरा। सपोज करो मेरा बेटा ये मेरे पास एक कोई डब्बा है, एक कोई बॉक्स है, हर दफा डब्बा ऐसे ही आता है। इस बॉक्स के ऊपर ना कुछ फोर्सेस लग रही हैं। मान लो एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की। जब 2 फोर्सेस सीधे हाथ की तरफ लगेंगी तो क्या ये डब्बा यहीं पे रहेगा या आगे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, डब्बा आगे जाएगा। मान लेते हैं कि डब्बा आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। डब्बे का एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि मैं कहूंगा इस डब्बे में 2 फोर्सेस लगी जिन्होंने इस डब्बे में एक इफेक्ट क्रिएट किया, इस डब्बे के ऊपर एक काम किया और ये डब्बा आगे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लीजिए मेरे पास दोबारा से ये डब्बा है, सेम डब्बा है, कोई चेंज नहीं है डब्बे में। जो डब्बा पहले था वही डब्बा मेरे पास अब है, जो साइज ये था वही साइज ये है, जो मास इसका है वही मास इसका है। उसी डायरेक्शन में डब्बे पे अब फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। उसी डायरेक्शन में डब्बे पे अब फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन की। क्या डब्बा अभी भी आगे जाएगा या वहीं रुका रहेगा? तो आंसर है बिल्कुल आगे जाएगा। ऐसे ही है ना, आप लोगों का आंसर क्या होगा कि डब्बा आगे जाएगा। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या डब्बा जो आगे जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही आगे जाएगा या 9 से या 8 से या 10 से कम से जाएगा या 10 से ज्यादा से जाएगा? अच्छे से सोचो। सवाल ये है कि ये वाला डब्बा इस डब्बे जैसा है बिल्कुल, ठीक है, आइडेंटिकल बॉक्स है। इस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। पहले इस डब्बे में 2 फोर्सेस लग रही थी, 4 और 6 की। अब एक ही फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। क्या ये डब्बा यहीं रहेगा या आगे जाएगा? आगे जाएगा। कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा? तो आंसर है कि ये अब भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जाएगा। क्यों भाई? पहले भी मिला के फोर्स तो 10 की लग रही थी ना, अब भी फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन की लग रही है। समझ आ रही है? तो ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है ना, ये कहलाएगी रिजल्टेंट। ये क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट। और ये जो 4 और 6 वाली फोर्सेस है ना भाई साहब, ये कहला रही होंगी कंपोनेंट। ये रिजल्टेंट कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? कंपोनेंट। फर्क क्या समझे? रिजल्टेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है? गौर से सुनना और कॉन्सेप्ट बिल्कुल फील हासिल करना। एक अकेला वेक्टर, रिजल्टेंट का डेफिनेशन बता रहा हूं, एक अकेला वेक्टर जो वही काम करता है जो तमाम कंपोनेंट्स मिलाकर करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स मिला के क्या कर रहे थे? इस डब्बे को आगे मूव कर रहे थे विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई रिपीट, ये सारे कंपोनेंट्स, फोर्स के कंपोनेंट्स, फोर्स के टुकड़े, हिस्से मिलाकर क्या कर रहे थे? इस डब्बे को आगे मूव करा रहे थे विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अकेला फोर्स का वेक्टर क्या वही काम कर रहा है? क्या उसी डब्बे को आगे मूव करा रहा है उतनी ही एक्सीलरेशन से? यस। तो ये रिजल्टेंट है। क्या डेफिनेशन लिखोगे? अ सिंगल वेक्टर दैट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स पुट टुगेदर।
अकेला वेक्टर जो वही काम करेगा जो तमाम कंपोनेंट्स मिलकर कर रहे हैं, वो अकेला वेक्टर क्या कहला रहा होता है आपके पास? रिजल्टेंट वेक्टर। और ये उसके कंपोनेंट्स हो गए। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं रिजल्टेंट को R से शो कर रहा हूं तो मैं कंपोनेंट्स को लेट से शो कर देता हूं A से और B से। मैं कहूंगा रिजल्टेंट बराबर है मेरे पास वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। यानी कि मैंने A और B को ऐड करा तो मुझे क्या मिल गया? रिजल्टेंट मिल गया। वेक्टर A को जब वेक्टर B में जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया? रिजल्टेंट मिल गया। अब एक सवाल आता है कि सर एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? चलो इसी में एक और मिसाल लेता हूं मैं आपके लिए, इसी सेम एग्जांपल। मान लो ये वही डब्बा है मेरे पास, डब्बे की किस्मत चमक गई, दोबारा आ गया। अब मैंने क्या करा? मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई 3 न्यूटन की, एक फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, एक और फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। अब देखो क्या सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। 3 वाली भी राइट तरफ है, 2 वाली भी राइट तरफ है और 5 वाली भी क्या है? राइट तरफ है। क्या डब्बा फिर से आगे मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। कितनी से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब अगर मैं इसे A, इसे B, इसे C कह रहा हूं तो अब की बार यहां पे आपको रिजल्टेंट के 3 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, हाँ या ना भाई? 3 कंपोनेंट्स हैं। अब ये 3 कंपोनेंट्स भाई रिजल्टेंट, ये 3 जो काम कर रहे हैं, ये रिजल्टेंट अकेला वही काम कर रहा है, तो ये इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स कहला रहे होंगे। सर इस तरह तो मैं यहां पे 1-1 न्यूटन के 10 फोर्सेस बना दूं तो रिजल्टेंट के 10 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं यहां पे 0.5 के 20 कंपोनेंट्स बना लूं, समझ आ रही है? 0.5 के मैं 20 कंपोनेंट्स बना लूं, बिल्कुल सही है। फिर वो 20 कंपोनेंट्स हो जाएंगे रिजल्टेंट के। सर तो इस तरह तो अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो हर बच्चा अपने अपने लिहाज से अलग कंपोनेंट्स बनाएगा। अब ये तो मसला समझ आ रहा है? अब देखो मसला क्या है। मसला ये है कि भाई देखो दुनिया भर में जो रिसर्च का काम होता है ना, होता क्या है कि कोशिश की जाती है कि आप किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए रिसर्च वर्क करो। वजह भाई मिसाल के तौर पे मुझे कोई किताब पढ़नी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई बिलाल ज़िया जो है ना वो दुनिया का सबसे काबिल आदमी है, मैं तो बिल्कुल ही निकम्मा हूँ। मतलब कोई भी मिसाल ले लो कि वो दुनिया का सबसे काबिल आदमी है, सब उसी को आता होगा, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब हमेशा हम मोहताज होते हैं दूसरों के, दूसरे हमारे मोहताज होते हैं। दुनिया में तो ऐसे ही चलते हैं ना मामलात। भाई अगर ये मार्कर है, ये मार्कर अगर आप देखोगे, ये मार्कर जो है, ये मार्कर अब जापान में बनता है तो यूज़ मैं भी कर रहा हूँ इसको। अब यकीनन हमारे पास यहाँ पे फुटबॉल बनती है जिसको फीफा वर्ल्ड कप में यूज़ किया जा रहा होता है। तो बताने का मकसद ये कि अगर फिजिक्स में वेक्टर्स की डोमेन में कोई रिसर्च हो रही है तो अब रिसर्च करते हुए एक जो है वो रिजल्टेंट के 5 कंपोनेंट लेके चल रहा है, एक 10 कंपोनेंट लेके चल रहा है, एक 15 लेके चल रहा है, एक 2 लेके चल रहा है, एक 4 लेके चल रहा है, तो सारी जिंदगी वो आपस में अपनी रिसर्च को शेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि सबकी बेसिस ही अलग अलग है। आप उसको समझाओगे कैसे कि आपने काम क्या किया हुआ है? तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। पहली चीज तो अगर मैं आपसे पूछूं ना किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अभी आपके सामने देखा आपने। देखो रिजल्टेंट और कंपोनेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? तमाम वेक्टर्स को जमा करो और एक वेक्टर, भाई तमाम वेक्टर किसी बॉडी पे कोई काम कर रहे हैं, आपने अकेला वेक्टर अप्लाई किया और वो बॉडी पे एग्जैक्ट वही काम कर रहे हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स हो गए, वो सारे कंपोनेंट वेक्टर्स हो गए और वो अकेला क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैन हैव एज मच एज इनफाइनाइट कंपोनेंट वेक्टर्स। एक रिजल्टेंट वेक्टर के कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट वेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अब मसला स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हमने बोला कि ताकि दुनिया हमारी सुकून में रहे, हमने क्या करा? हमने कहा भाई जिस तरह हमारे पास ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस है, अगर आपका कोई वेक्टर एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस का मतलब क्या है? ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ एक्स पे लाई कर रहा है, सिर्फ वाई पे लाई कर रहा है या सिर्फ जेड पे लाई कर रहा है। यानी कि आपका कोई वेक्टर सिर्फ ऐसे है, सिर्फ ऐसे है, सिर्फ ऐसे है, सिर्फ ऐसे है, सिर्फ ऐसे है या सिर्फ ऐसे है, किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इसके पास, चूंकि ये 1 डायमेंशन में लाई कर रहा है, इसके पास सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। अगर आपका कोई वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन के दरमियान की जगह, जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इसका ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, इसके दरमियान की जगह, जैसे आपके पास, हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो सकता है, इसी तरह हमारे पास वाई जेड प्लेन हो सकता है, इसी तरह हमारे पास एक्स जेड प्लेन हो सकता है। तो अगर कोई वेक्टर आपका प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके बाद 2 कंपोनेंट्स होंगे, सेट है? 2 कंपोनेंट्स है। जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा।
एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक जेड कंपोनेंट होगा, वाई जेड में लाई कर रहा है, एक वाई होगा और एक जेड होगा। इसी तरह अगर आपका कोई वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है, स्पेस का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों में लाई कर रहा है, तो इसके पास 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये अक्सर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है, अ वेक्टर कैन हैव डैश मैनी कंपोनेंट्स, तो इनफाइनाइट। एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 1 कंपोनेंट, प्लेन में लाई कर रहा है तो 2 कंपोनेंट, और स्पेस में लाई कर रहा है तो 3 कंपोनेंट्स। इसी की बेस पे हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ा भी था कि अगर स्पेस में लाई कर रहा होगा ना फॉर एग्जांपल, तो उसमें आई कैप भी आ रहा होगा, जे कैप भी आ रहा होगा और के कैप भी आ रहा होगा। याद है ना, आई कैप एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर शो होता है, जे कैप वाई के लिए होता है और के कैप जेड के लिए होता है। एक्स वाई में होगा तो आई जे आ रहा होगा, वाई जेड में होगा तो जे के आ रहा होगा, एक्स जेड में आ रहा होगा तो आई के आ रहा होगा। एक्स वाई जेड पे सिंगल होगा तो यहां सिर्फ आई आएगा, यहां सिर्फ जे आएगा और यहां सिर्फ के आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ और बेसिक्स थी जो हमने समझ ली। ठीक है, कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो तो वेक्टर की एडिशन जो होती है वो किस मतलब फिलहाल ये देख लिया कि रिजल्टेंट क्या होता है और कंपोनेंट क्या होता है। एक अकेला वेक्टर जो वही सारे काम करेगा जो कि आपके तमाम के तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलाकर कर रहे थे, वो अकेला रिजल्टेंट होगा और बाकी के सारे कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है भैया, तो स्टैंडर्ड यही होता है कि हम मैक्सिमम 3 लिख रहे होते हैं कंपोनेंट्स, या 1 या 2 लिख रहे होते हैं। ठीक है, हो कितने भी सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड्स हमने पढ़ने हैं उसमें हमारे पास जो ये पहला मेथड है पढ़ने के लिए, उसको हम पॉलीगॉन रूल भी कहते हैं। पॉलीगॉन रूल, या और कॉमन जो इसका नाम है जो आपने अक्सर पढ़ा होगा, इसको हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन रूल भी कहते हैं इसे, हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है भाई? पॉलीगॉन कोई भी साइड होती है जिसकी, कोई भी शक्ल है जिसकी बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं, n नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं। जैसे रेक्टेंगल एक पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड्स हैं। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड है। सर्कल पॉलीगॉन है जिसकी कोई साइड नहीं है। पेंटागन पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड है। हेक्सागन पॉलीगॉन है जिसकी 6 साइड है। क्लियर है? मतलब पॉलीगॉन क्या है? n साइडेड फिगर, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। जैसे ऐसे बनाता हूं मैं भाई मिसाल के तौर पे, अब गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो तकरीबन 14 साइड्स का पॉलीगॉन हो गया ये। तो पॉलीगॉन इज एन साइडेड फिगर, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। अब हेड टू टेल रूल कहता क्या है भाई? हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आपको मिसाल के तौर पे आपको कुछ वेक्टर्स दिए जा रहे हैं। एक मिसाल से समझते हैं ना बात को, समझ में आ जाएगी बात। आपको कहता है भाई मिसाल के तौर पे एक वेक्टर आपके पास वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपके पास ऐसे वेक्टर बी है, एक वेक्टर ऐसे आपके पास वेक्टर सी है। आपने क्या करना है? आपने इनको ऐड करना है, या इससे भी पहले आपको कुछ कहा हुआ है। आपको कहा हुआ है आपके पास जो वेक्टर ए है ना वो 10 न्यूटन का है और इसका जो एंगल दिया हुआ है वो 0 डिग्री दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस। एक वेक्टर बी है जो आपको दिया हुआ है मिसाल के तौर पे हमारे पास 12 न्यूटन का है और इसका जो एंगल हमें दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस। एक वेक्टर सी दिया हुआ है, वेक्टर सी मिसाल के तौर पे आपको दिया हुआ है 8 न्यूटन का है और इसका जो एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल आपको दिया हुआ है लेट्स से 120 डिग्री दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस। सही है? ये बाद में बनाते हैं, अभी पहले समझ लो जरा, देखो समझो। आपको कहा हुआ है कि इन 3 वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। ठीक है, 3 वेक्टर कौन कौन से मैं रिपीट कर दूं। एक वेक्टर ए दिया हुआ है 10 न्यूटन का, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक वेक्टर बी दिया हुआ है और एक वेक्टर सी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे? आप एक स्केल सिलेक्ट करोगे। स्केल का मतलब क्या है? जाहिर है जब आप पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आप ये बताओगे कि 1 सेंटीमीटर की लाइन कितने न्यूटन को शो कर रही है। सिंपल ना भाई, जैसे पाकिस्तान का नक्शा बनाया जाता है उसमें 1 सेंटीमीटर की लकीर मान लो 100 किलोमीटर को शो कर रही है, तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर लकीर बना दूंगा इसका मतलब 200 किलोमीटर है। क्लियर है? यानी कि कराची से लाहौर तक अगर मैं बनाऊंगा तो लेट से मैं 15 सेंटीमीटर की लकीर बना रहा हूं, इसका मतलब फासला कितना हो गया? 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक स्केल सिलेक्ट कर लिया। मान लो मैंने स्केल सेट कर लिया 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 न्यूटन कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा 10 न्यूटन 0 डिग्री पे, तो देखो भाई
ये मेरे पास एक ग्राफ होता है, समझना जरा। जब मैं 0 डिग्री पे लाइन बनाऊंगा तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे बनेगी, हाँ या ना, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे बनेगी ना 0 डिग्री। तो ये मैंने बना लिया 10 न्यूटन का अपना वेक्टर ए, समझ आ रही है। अब देखो, अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे वेक्टर बी बनाना है 12 न्यूटन का। मैंने दोबारा यहां पे इस तरह करा और अब मेरे पास एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये एक्स है, एक्स से 90 डिग्री, यानी कि मैंने वेक्टर बी बना लिया। इसकी लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्यों 10 न्यूटन है वेक्टर ए, तो 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, 12 न्यूटन 12 सेंटीमीटर। सिंपल मैन, ये मेरे हाथ में है स्केल। आप चाहो तो 1 न्यूटन 2 सेंटीमीटर कर लेना, आपकी मर्जी है। 2 सेंटीमीटर करोगे तो 10 न्यूटन के लिए यहाँ 20 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, वो आपके पेज से बाहर जाना शुरू हो जाएगी। यहां बनाओगे तो ये 24 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है। अब इसी तरह सी न्यूटन, सी पे आ गए आप। अब जब सी पे आओगे आप तो अल्टीमेटली ये आपने फेल करा और आपके पास क्या होगा, अब सी बनाना है 120 डिग्री, यानी कि यहां से हमेशा एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स से पढ़ते हैं, याद रखना। एंगल हमेशा कहां से पढ़ते हैं, पॉजिटिव एक्स से। और कैसे पढ़ते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। कैसे पढ़ते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब यहां से ऐसे। भाई आपकी घड़ी ऐसे चलती है ना, ये घड़ी ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टी सिम्त में। तो अल्टीमेटली यहां पे आप बना लोगे, ये आपका वेक्टर सी बन गया। ये एंगल कितना आ रहा है, यह एंगल आपके पास आ रहा है 120 डिग्री, यानी कि यहां पे जो आपका एंगल था एक्स से वो 0 डिग्री है। यह एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, यह एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री, यहां कितना आ गया 0 डिग्री। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सारा का सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। पहला स्टेप क्या था, ये वेक्टर दिए हुए थे, आपको कहा जा रहा था कि आपने रिजल्टेंट मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। सही, सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या था, आपने एक स्केल चूज किया, उस स्केल की बेसिस पे आपने ये वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब हेड टू टेल रूल में करना क्या है, हेड पे टेल, टेल पे हेड, ये हरकत करते जानी है। भाई मिसाल, पहला वेक्टर कौन सा है जिसको ऐड करना है, ए, पहला वेक्टर ए है। आपने लाके ए वेक्टर रख दिया, यहां पे ये ए वेक्टर रखा, इसको उठा के यहां रख दिया, ए को फ्री वेक्टर बनाया और यहां लगा दिया। फ्री वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट था कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ये लाइन यहां पे 10 सेंटीमीटर की थी तो यहां भी कितने की होगी 10 सेंटीमीटर की, नहीं चेंज होगा। डायरेक्शन यहां पे बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग था तो यहां भी ऐसे ही एक्स के अलोंग होगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज ना डायरेक्शन चेंज। अब क्या करना है, अब आप नोट करो, आपको नजर आ रहा है ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये इस वेक्टर ए की टेल है, ये इस वेक्टर का हेड है, ठीक है। हर नया वेक्टर पिछले वेक्टर के हेड पे आएगा, नए वेक्टर की टेल पहले के हेड पे आएगी। क्या बोला, नए की टेल पहले के हेड पे आएगी। अब अगला कौन सा ऐड करना है, वेक्टर बी ऐड करना है। अगला क्या ऐड करना है, वेक्टर बी ऐड करना है। ऐसे ही है, वेक्टर बी देखो, ये ना वेक्टर बी आपके पास, यही है ना वेक्टर बी, देखो ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी को लाकर आपने यहां लगा दिया, ये वेक्टर बी आ गया, दिस इज नाउ वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी आ गया। नए वाले की टेल पुराने के हेड पे आ गई। अब जरा लोकेट करो, ये वेक्टर बी का हेड है, ये हेड है। अब नया कौन सा है, वेक्टर सी नया है। अब कौन सा नया है, वेक्टर सी नया है। अब जरा, अब वेक्टर सी नया है, फिर वही रूल है, नए की टेल पुराने के हेड पे आएगी, नए की टेल पुराने के हेड पे आएगी, ये आ गई, नए की टेल पुराने के हेड पे आएगी। इस तरह से आप चलते जाओगे, ये हेड टू टेल रूल है। कैसे, एक पहला वेक्टर रखा, सर ये कैसे पता चलेगा पहला कौन सा है, बेटे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। मतलब क्यों भैया, मुझे एक बात बताओ, 3 + 4 क्या होता है 7, 4 + 3 क्या होता है 7। क्या ऑर्डर चेंज करने पे फर्क पड़ा, नहीं। यह कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, अभी डिस्कस करते हैं आगे चल के। वेक्टर एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव, यानी कि जिस ऑर्डर में मर्जी ऐड करो आंसर विल रिमेन सेम। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है। कम्यूटेटिव क्या होती है कि आपने a + b करा या आपने b + a करा, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। इसको अभी आगे भी डिस्कस करते हैं, टेंशन नहीं लेना, फिलहाल उस पर वापस आ जाओ, ठीक है। अब
पहला वेक्टर मान लो, मैंने पहला वेक्टर ए को मान लिया, दूसरा बी को मान लिया, तीसरा सी को मान लिया। आप कुछ और भी मानोगे, फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, वो भी देख भी लेंगे, ठीक है। तो पहला वेक्टर इसके हेड पे, दूसरा वेक्टर इसके हेड पे, तीसरा वेक्टर। अब अकल से सोचो, ऐसे आपको 3 4 5 6 7 जितने भी वेक्टर्स गिवन थे, जब आप ऐसे तमाम वेक्टर्स को जोड़ लोगे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड तो खाली होगा। सोचो भाई, पहला वेक्टर था, इसके हेड पे दूसरे की टेल आ गई, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल आ गई, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल आ गई। लेट से चौथा आखिरी वेक्टर था, तो चौथे वेक्टर का हेड तो खाली होगा ना, और पहले की टेल हमेशा खाली होगी, क्योंकि पहले की टेल तो किसी पे नहीं आई, क्योंकि पहला तो पहला है। अगले वेक्टर की टेल पिछले के हेड पे आती है, तो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड हमेशा क्या होगा, खाली होगा। समझ आ गई? अब क्या करना है, अब आपने पहले की टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कर देना है, पहले की टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दो। ये मैंने जो डॉटेड लाइन से बनाया, ये बेसिकली आपका रिजल्टेंट है। समझ आ गई? आई रिपीट, सबसे पहला काम क्या था जनाब, आपने स्केल सेट किया। स्केल सेट करने के बाद प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर डायरेक्शन एंगल के साथ आपने वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। हो सकता है ये वेक्टर ड्रॉ हुए हुए मिल जाए, ठीक है, तो जो भी जैसा भी हुआ। फिर आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। वो क्या कहता है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल, एंड सो ऑन, जब तक कि वो वेक्टर्स खत्म ना हो जाए। अभी हमें 3 गिवन थे, तो पहले की हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, एंड तीसरा हमारा आखिरी वेक्टर था। फिर मैंने ये कहा कि आखिरी का हेड और पहले की टेल हमेशा क्या होगी, खाली होगी। आपने इनको ज्वाइन कर दिया आपस में। मैंने ये भी कहा कि जो वेक्टर बना हुआ है, इसको जब यहां शिफ्ट कर रहे होगे फ्री वेक्टर बना के, तो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन। मतलब अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की थी तो यहां भी 10 की है। अगर यहां इसका थीटा एक्स से 0 डिग्री था, यहां भी 0 है। इसी तरह अगर ये लाइन यहां 12 सेंटीमीटर की थी, यहां भी 12 की है। यहां इसका एंगल 90 डिग्री था, यहां भी कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली ये लाइन अगर यहां 8 की थी, यहां भी 8 सेंटीमीटर है। और अगर यहां एंगल इसका 120 था, यहां भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। राइट है? फिर आपने ये कर दिया। अब क्या करोगे, अब आप अपना स्केल लोगे और स्केल से इसको मेजर कर लोगे। स्केल से क्या करोगे, इसकी लेंथ नाप लोगे। मान लो इसकी लेंथ, मिसाल ले लेते हैं, इसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 16 सेंटीमीटर। मिसाल ले रहा हूं, कितनी लेंथ आ रही है, 16 सेंटीमीटर मिसाल ले रहा हूं। तो आपको आपका स्केल पता है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन। तो 16 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 16 न्यूटन। यानी कि जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 16 न्यूटन। फिर आपका वही जो डी होता है, डी पढ़ा है ना, 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री, जो आपका डी होता है उसको यहां पुट करोगे और यहां पे इसका थीटा निकाल लोगे, क्या आ रहा है, समझ आ रही है? तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिजल्टेंट है वो इतने मैग्नीट्यूड का है और इतने एंगल पे एक्ट कर रहा है। आपका जो रिजल्टेंट है वो इतने मैग्नीट्यूड का है और इतने एंगल पे एक्ट कर रहा है। ये था हमारे पास हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया? हेड टू टेल रूल की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कैन बी यूज्ड टू ऐड n नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम। आप इसमें कितने भी वेक्टर्स एक ही वक्त में ऐड कर सकते हो, 4 5 6 10 15 100 200, कितने भी कर सकते हो। यूज नहीं करते हैं हम इसको कहीं पर भी, क्योंकि फॉर्मूला वाला ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन हमारे कोर्स में शामिल है और ये बेसिक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारी वेक्टर डायग्राम इसी से बनती हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप आखिर में स्केल से कन्वर्ट करके वापस बता दोगे कि आपका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, और आप लिखोगे आपका जो रिजल्टेंट था वो कैसे आया था। आपने ए को, बी को, सी को, सबको जोड़ा था तो आपको रिजल्टेंट मिल गया, और जो रिजल्टेंट मिला है वो आपने बता दिया कि ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है, कि इतने मैग्नीट्यूड का है और जो एंगल मेजर करा वो यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आपने एंगल मेजर करा वो 75 डिग्री आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ। 16 न्यूटन का रिजल्टेंट है एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये था जनाब हमारे पास हेड टू टेल रूल। ठीक है, एन नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम। अब यहां पे हमारे पास ना एक टेक्निकल बात जो हमारे ई कैट या एमडी कैट के कोर्स के अंदर अहमियत की हामिल है, अक्सर आपसे पूछेगा, वो समझ लेना, और इससे रिलेटेड भी हम अपने क्वेश्चंस बना रहे होते हैं अक्सर। देखो, अब हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ए वेक्टर है,
ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास सी वेक्टर है, यानी कि आपको वेक्टर्स गिवन ऐसे ही थे। ये आपको वेक्टर ए गिवन था, ये आपको वेक्टर बी गिवन था, और ये आपको वेक्टर सी गिवन था। आपने बिल्कुल सही तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ए के हेड पे बी के हेड पे सी पुट कर दिया। अब जरा लोकेट करो कि पहले वेक्टर की टेल कहाँ है। पहले वेक्टर की टेल ये रही, आखिरी वेक्टर का हेड भी यही है। सर आपने तो कहा था कि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड हमेशा खाली होगा। बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन ये वाला केस जरा समझ लो पहले। क्या यहां पे पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड एक ही जगह नजर आ रहा है, यानी कि कॉन्साइड करता हुआ नजर आ रहा है, कोइंसिडेंट है? इस केस में आपका रिजल्टेंट जीरो है। इसमें आपका रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। याद है हमने नल वेक्टर पढ़ा था, इसमें आपका रिजल्टेंट एक नल वेक्टर है। इसमें आपका रिजल्टेंट क्या है? नल वेक्टर। अगर आपके पास नल वेक्टर का केस होगा ना जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, उसमें आपका क्लोज पॉलीगॉन बनता है। कैसा पॉलीगॉन? क्लोज पॉलीगॉन। क्लोज पॉलीगॉन क्या होता है? आप जहां से शुरू होगे वापस वहीं खत्म हो जाओगे, या पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड कॉन्साइड कर रहा है। जब कॉन्साइड कर रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है, तो रिजल्टेंट बनाने की तो आपके पास जगह बची नहीं। जब जगह बची नहीं तो रिजल्टेंट कहां से बनेगा? तो आपका रिजल्टेंट यहां पे क्या होगा? नल वेक्टर। तो याद रखना, अगर आपका क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है तो रिजल्टेंट क्या है? जीरो। और अगर रिजल्टेंट नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है रिजल्टेंट, तो कभी भी क्लोज पॉलीगॉन नहीं बन सकता। ये भी याद रख लेना, ठीक है? कभी भी क्लोज पॉलीगॉन नहीं बन सकता, ठीक है जनाबी वाला? आगे चलें अब जरा। अच्छा, अब अगला हमारे पास जो है हेड टू टेल रूल के बाद अगला हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और एक हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है। ये बेसिकली आपके हेड टू टेल रूल के ही, मतलब कह लो कि छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे एक होता है ना फिजिक्स मेन है, उससे फिर दूसरे सब्जेक्ट्स निकल रहे होते हैं, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे ही हेड टू टेल रूल समझ गए ना, वो मेन है। इट कैन बी यूज टू एड एन नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मेथड्स और हैं। जैसे एक आपके पास जो दूसरे नंबर पे आता है, हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हमारे पास होता है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है? पहली बात तो ये कि ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज टू एड टू नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम। ये दो वेक्टर्स को ऐड करेगा एट अ टाइम। ये जुमला समझ लेना, बड़ा खतरनाक जुमला है। मैंने ये नहीं कहा कि ट्रायंगल दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता, मैंने कहा एक वक्त में दो से ज्यादा को ऐड नहीं कर सकता। मतलब समझो, सपोज करो मेरे पास एक कैलकुलेटर है, वो आपने बाजार में अपना दूध वाला देखा होगा ना, उसके पास एक कैलकुलेटर होता है। मान लो उसमें 2 डिजिट ऐड करने की जगह है और आपने 1 2 3 3 डिजिट्स को ऐड करना है। आप निकम्मे हो, आप बगैर कैलकुलेटर के नहीं कर सकते ऐड। तो आप क्या करोगे? आप पहले यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 2 पुट करोगे। आपने इक्वल टू दबाया, आंसर क्या आ गया? 3। अब देखो ये 3 आ गया, ये 3 पहले का बचा हुआ है और ये 3 अब आ गया। तो आपने 3 और 3 को पुट करा, आंसर क्या आ गया? 6। आपने तीनों को इसी कैलकुलेटर की मदद से ऐड किया, लेकिन ये एट अ टाइम, एक वक्त में कितने ऐड कर सकता था? 2। समझ आई? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन नॉट बी यूज्ड टू ऐड मेनी वेक्टर्स। मैंने कहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक वक्त में सिर्फ 2 वेक्टर्स ऐड कर सकता है। एक वक्त में कितने कर सकता है? 2 से ज्यादा नहीं कर सकता एक वक्त में, ठीक है? चलो, काम कैसे करता है भाई? सिंपल। मान लो आपके पास ये एक वेक्टर ए है और इसके हेड के ऊपर ये एक वेक्टर बी लगा हुआ है। अगर ये 2 वेक्टर्स हैं और आपने इनको ऐड करना है, तो ये कहता है वो उसी तरीके से बनाना है। ये दूसरे वेक्टर का हेड और आखिरी पहले वेक्टर की टेल खाली है, मिला दो इन्हें, आप समझ लो ये मिल गया। अब ये इनका क्या बन गया? रिजल्टेंट बन गया। क्या आपको एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है? आ रही है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपल ये कहता है, अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीसरी साइड जो होगी वो इनका रिजल्टेंट होगी। अगर 2 वेक्टर्स ट्रायंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो इनका रिजल्टेंट होगी। क्लियर है? जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे 90 डिग्री बन रहा हो भाई, किसी भी तरह का बन सकता था। हो सकता है एक वेक्टर ऐसे होता, वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसे होता, वेक्टर बी। अब 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट हो रही हैं, तीसरी साइड ये हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी,
ये आर हो गया आपके पास। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन द थर्ड साइड ऑफ द सेम ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। क्लियर हो गया। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज्ड टू ऐड टू नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम। दो से ज्यादा वेक्टर्स को एट अ टाइम ये ऐड नहीं कर सकता। ठीक है भैया। अब एक और हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ सुन के अक्सर लोगों के ध्यान में आता है कि सर ये तो चार को एट अ टाइम ऐड कर सकता होगा। ऐसा नहीं है, ये भी दो को ही कर सकता है। ठीक है, देखो क्यों। तो तीसरा है ना, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है अगर आपके पास मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स ऐसे हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, कहता है अगर दो वेक्टर्स आपके पास एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शो कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं भला, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इसको डॉटेड लाइन को भूल जाओ। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जैसे ये कमरा है ना जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसके अंदर एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, ये एडजेसेंट वॉल्स कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि इनके पास ये एक कॉमन वर्टेक्स है। ये कॉमन क्या है, वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है। या इस तरह देखो, ये जो है ना ये दो एडजेसेंटली प्लेस्ड मार्कर्स हैं, क्योंकि इनका ये वाला पॉइंट क्या है, कॉमन है। ये सामने और वो सामने ऑपोजिट वॉल्स होंगी, एडजेसेंट नहीं होंगी। ये वाली वॉल और ये वाली वॉल एडजेसेंट होगी क्योंकि ये कॉमन आर्म है। सेट है। तो अगर दो साइड्स के दरमियान में एक कॉमन पॉइंट है इस तरह का, ये तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, एडजेसेंट है, क्योंकि ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है। तो ये इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब जरा देखना पैरेललोग्राम होता किस तरह का है। अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये पैरेललोग्राम होता है इस तरह का। पैरेललोग्राम के अंदर होता क्या है, याद रखना ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं। भाई जो जितना ये मैग्नीट्यूड होगा उतना ये मैग्नीट्यूड होगा, जितना ये मैग्नीट्यूड होगा उतना ये मैग्नीट्यूड होगा। साथ में ये साइड्स की डायरेक्शन भी सेम होती है, नजर ही आ रहा होगा। देखो इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, दोनों का डायरेक्शन क्यों है। ठीक है, इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, यूं है, हाँ या ना। इसका मतलब अगर ये वेक्टर ए है ना तो ये भी वेक्टर ए है। क्यों, जरा याद करो, मैंने माजी में तुम्हें इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी। मैंने बताया था ना इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है इत्तेफाक से, तो वो क्या कहला रहे होंगे, इक्वल वेक्टर्स। इसको देखो और इसके डॉटेड वर्जन को देखो, क्या मैग्नीट्यूड सेम है। यस, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है भाई। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये साइड और ये साइड का मैग्नीट्यूड सेम होता है और ये पैरेलल होती हैं। ये साइड और ये साइड का मैग्नीट्यूड सेम होता है और ये पैरेलल होती हैं। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मतलब दोनों सेम वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या है, ये भी वेक्टर बी है। तो बेसिकली आपने बनाया कैसे, ये वेक्टर बी था, इसका फ्री वेक्टर बना के यहां चिपका दिया। वेक्टर ए था, इसका फ्री वेक्टर बना के आपने यहां चिपका दिया। बात समझ आ रही है। अब कह रहा क्या था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कहता है अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को शो कर रहे हैं तो इनका जो डायगोनल है ना, डायगोनल ये होता है डायगोनल, ये डायगोनल है, इनका जो डायगोनल है ना ये रिजल्टेंट शो कर रहा होगा। इनका डायगोनल क्या शो कर रहा होगा, रिजल्टेंट। इनका डायगोनल क्या शो कर रहा होगा, रिजल्टेंट। अब जरा देखना, इनका डायगोनल रिजल्टेंट शो कर रहा है। अब जरा जो मैं इसको मार्क कर रहा हूं ना, जरा इसको उस तरीके से देखना, तुम्हें एक और खूबसूरती नजर आएगी। सिर्फ इस डायगोनल के नीचे वाला हिस्सा देखो, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा तुम्हें ऐसे नजर आ रहे हैं। हाँ भाई ऐसे नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसके नीचे वाला हिस्सा। ये ए है, ये बी है, ये क्या है, आर है। यानी कि अगर आप हेड टू टेल रूल के हिसाब से देखो तो आपने वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया और रिजल्टेंट आ गया, हाँ या ना। वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया, रिजल्टेंट आ गया। वेक्टर ए पहला वेक्टर था, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आया, तो पहले वेक्टर के टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक आपका रिजल्टेंट बन गया। यानी कि आप बोलोगे आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसके ऊपर वाली साइड देखना जरा। अब क्या देखो, ऊपर वाली साइड देखो जो मैं बता रहा हूं, ऊपर वाली ये नीचे वाला ट्रायंगल देख लिया, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो।
देखो भैया ऐसे नजर आ रहे हैं, देखो ऐसे नजर आ रहे हैं, ये ऊपर वाली साइड की बात कर रहा हूं, ऐसे दिख रहा है। अब आपने यहां पे वेक्टर बी को पहला वेक्टर माना, वेक्टर बी क्या है आपका पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल आ रहा है, तो दूसरे का हेड यहां खाली था और ये पहले की टेल खाली थे, आपने इनको मिला दिया। इसमें आपने क्या किया, ऊपर वाली साइड पे आपने वेक्टर बी को पहला वेक्टर माना है और ए को दूसरा वेक्टर माना है। गोया आपने वेक्टर बी को ए में ऐड करा, तब भी रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आर आ रहा है। भैया रिजल्टेंट तो कॉमन है ना, चाहे बी ए में ऐड हो रहा है तब भी आर आ रहा है, चाहे ए बी में ऐड हो रहा है तब भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। हाँ या ना, ए प्लस बी कर रहे हैं तब भी आर आ रहा है, बी प्लस ए कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन साबित करता है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव बोले तो कि जिसके अंदर एडिशन करते वक्त ऑर्डर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। याद रख लेना ये बात, अक्सर पूछता है अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी को और इसमें सी को ऐड करूं और इसमें डी को ऐड करूं और करते हुए अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, डी प्लस ए प्लस सी प्लस बी करूं, तो क्या आंसर सेम आएगा या अलग? ऑब्वियसली आंसर सेम आएगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव इन नेचर। यानी कि बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स यू कैन नॉट चेंज द रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर विल रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? ये था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। अपने पास लिख लेना कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो भी दो ही वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड करते हैं। क्लियर है? बहुत सारी मिसालों से समझा दिया ना, क्योंकि भाई अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग अलग होता तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो मतलब वो वेक्टर क्या है, सेम है। ट्रायंगल लॉ भी दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकता है, और हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड n नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है? अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी अपने, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास नोट कर लेना, यह भी माजी में एक दफा पूछा गया है। देखो, जैसे जब हम बेसिक अलजबरा पढ़ रहे होते हैं ना, जिसको हम नॉर्मल एलिमेंट्री अलजबरा कहते हैं या स्केलर अलजबरा भी कहते हैं, उसमें हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में ऐड नहीं हो जाता आंखें बंद करके। जैसे अगर आप चाहोगे ना x को y में ऐड करना, तो ये ऐड नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, x प्लस y आ रहा होगा, x x में ऐड होगा और y y में ऐड होगा। ऐसे ही अगर आप चाहो फोर्स एक वेक्टर है, इसको मैं वेलोसिटी में ऐड कर दूं तो नॉट पॉसिबल। फोर्स का वेक्टर फोर्स के वेक्टर में ही ऐड होगा। तो वेक्टर एडिशन जब भी होती है वो सिमिलर क्वांटिटी के वेक्टर्स ऐड होते हैं, याद रखिएगा। फोर्स वेलोसिटी में या वेलोसिटी एक्सीलरेशन में जाके नहीं घुस जाएगा। ठीक है? फोर्स फोर्स में ऐड होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड होगा, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन में ऐड होगा। व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर एडेड दे शुड बी ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। क्या मतलब? फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है और फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है। एसआई में न्यूटन होती है, सीजीएस में डाइन होती है। ऐसा नहीं हो सकता आपने एक को न्यूटन में लिया हुआ है और एक को आपने डाइन में लिया हुआ है, नॉट पॉसिबल। या तो दोनों डाइन में कर दो या दोनों को न्यूटन में कर दो। क्लियर है? वेक्टर्स व्हेन दे आर एडेड दे शुड बी ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे नंबर पे उनका यूनिट भी कैसा होना चाहिए, सेम। ये मैं नहीं कहा कि एसआई में ही हो लाजमी, कोई लाजमी नहीं, सेम हो। भाई अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, चाहे सारे सेंटीमीटर में ले लो, चाहे सारे मीटर में चला लो, चाहे सब फिट में चला लो, इंच में चला लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक चीज हमने यहां पढ़ ली कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरी चीज, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है। अब एसोसिएटिव क्या वाला है उसको देखते हैं। अच्छा बेटे, एक चीज जो पहली हमने पढ़ी कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, अब दूसरी चीज हम पढ़ने लगेंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। यानी कि a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब समझना जरा, इसमें यह कह रहा है कि आप अगर पहले b और c वेक्टर को ऐड करो देन a उसमें ऐड करो, या पहले a और b को ऐड करो देन उसमें c ऐड करो, आंसर विल रिमेन सेम। यह कहलाती है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्लियर है? यानी कि b और c को ऐड करो, रिजल्टेंट में a ऐड कर लो, या a और b को ऐड करो, रिजल्टेंट में c ऐड कर लो, आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, लेट्स से ये वेक्टर b है,
और ये वेक्टर मेरे पास सी है। 3 वेक्टर्स आ गए, ठीक है। पहले देखो मैं इसको कर रहा हूं a प्लस बी प्लस सी। अब ये साइड क्या कह रही है, ये साइड कह रही है कि पहले आप a और b को ऐड करें, पहले आप a और b को ऐड करें। तो इस रेड वाले मार्कर को और से देखना, अगर मैं a और b को ऐड करूंगा तो a मेरा पहला वेक्टर है और b मेरा आखिरी वेक्टर है। अगर सिर्फ a और b की बात कर रहा हूं फिलहाल, भाई आपने बचपन में कभी बॉड मास पढ़ा होगा ना। बॉड मास क्या होता है कि जनाब सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से, ठीक है। तो a पहला वेक्टर है, b दूसरा वेक्टर है या आखिरी वेक्टर है, इनको ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं पहले। तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। ये चीज क्या है, ये है a प्लस बी। ये क्या बन गया, नजर आ रहा है ना, ये बन गया a प्लस बी। अब क्या करना है, a प्लस बी में c को ऐड करना है। तो ये a प्लस बी अब पहला वेक्टर हो गया और c दूसरा हो गया। यानी कि अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा तो ये रिजल्टेंट बनेगा मेरे पास, ये रिजल्टेंट है पहले वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो भैया, इसको मैं करने का तरीका बता रहा हूं, गौर से देख लेना दोबारा से। पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, वेक्टर a वेक्टर b, ये 2 वेक्टर हो गए। अब a प्लस बी का ये मेरे पास एक रिजल्टेंट आ गया, ये है वेक्टर a प्लस बी। अब a प्लस बी में मैंने ऐड करना है c को, या इसको रेड से ही कर लेता हूं। a प्लस बी में क्या ऐड कर रहा हूं, a प्लस बी में क्या ऐड कर रहा हूं मैं, c ऐड कर रहा हूं। ये a प्लस बी है, ये c है। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा मेरा बेटा, रिजल्टेंट यही होगा ना, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी के हेड तक, यानी कि ये बन गया इस तरह से। क्लियर है। अब जरा इसको देखो जरा, यहां पे इस वाले को, इसमें पहले किसे करूंगा मैं, b और c को ऐड करूंगा। वेक्टर चेंज नहीं करने, वेक्टर सेम रहेंगे। पहले मैं b और c को ऐड करूंगा। अब देखो वेक्टर b मेरे पास ये है, ये वेक्टर b है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेक्टर c है। ऐसे ही है ना, b प्लस c यही है। क्लियर हो गया। ये वेक्टर b है और ये क्या है, वेक्टर c। b ऐसे ही था, c ऐसे ही था, सही बना है। b ऐसे ही था, c ऐसे ही था, सही बना लिया। अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा b प्लस c का, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी के हेड तक। ये बन गया मेरे पास वेक्टर b प्लस वेक्टर c, सही बना दिया, वेक्टर b प्लस वेक्टर c। क्लियर है, b प्लस c। अब इसमें क्या ऐड करना है, a ऐड करना है। अब a मेरा पहला वेक्टर है, b प्लस c मिला के मेरा दूसरा वेक्टर है। a पहला वेक्टर और b प्लस c दूसरा वेक्टर। a पहला वेक्टर, ये देखो a पहला वेक्टर बनाया मैंने यहां पे, पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड पे ये दूसरा वेक्टर a, और ये भाई देखो ना, भाई ऑर्डर देखो ना बच्चे, पहले क्या लिखा हुआ है, a मेरा पहला वेक्टर है और b प्लस c मेरा क्या है, दूसरा वेक्टर है। यहां पे क्या था, यहां a प्लस b पहला वेक्टर था और c मेरा दूसरा वेक्टर था। तो a पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर आ गया, सिंपल। अब रिजल्टेंट देखो जरा इनका, ये रिजल्टेंट देखो जरा, रिजल्टेंट देखो, ये रिजल्टेंट सेम आ रहा है। यानी कि पहले आपने a और b को ऐड करा, आंसर में c ऐड कर दिया, या यहां आपने b और c को ऐड करा, आंसर में a ऐड कर दिया। दोनों केस में आपका रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि आप बोलोगे a प्लस बी में अगर आप c को ऐड करो या a में आप b प्लस c को ऐड करो, आंसर विल कम आउट टू बी सेम। यानी कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव इन नेचर। क्लियर हो गया। वेक्टर एडिशन आपके पास कैसी हो गई, एसोसिएटिव इन नेचर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो बेटे, आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, अभी हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन का पार्ट बाकी है और कुछ 1-2 अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं। बट द पॉइंट इज वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय ग्राफिकल मेथड कवर करेंगे और उसी के अंदर फिर हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को या इस वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से पढ़ ली है। अभी इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल मजीद एमसीक्यूज करेंगे, वो इंशाल्लाह वेक्टर सब्ट्रैक्शन के साथ हल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो मुझे लाजमी बताना। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।